मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो को देखने के बाद आप अलग से बैठ करके इसे तैयार करो, नहीं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखते देखते ही आपकी तैयारी हो जाए, यानी आपकी मैं तैयारी करा दूं। ये चैप्टर जो जय बाड़ू है 10वां चैप्टर है दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा यहां से। कितना? 7 मार्क्स, कम नहीं होता है, 7 नंबर दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? इस चैप्टर में जितना भी कुछ बताऊंगा आएगा उन्हीं में से, चिंता मत करिए आप, ठीक है। चाहे वो प्रोटीन हो या प्रोटीन की संरचना पूछ ले, या फिर आपका पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बंध क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इतने के अलावा भी 3 क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। आपका चाहे वो डी ग्लूकोज हो, डी फ्रक्टोज हो, ये सारी जितने भी चीजें, प्रोटीन एंजाइम हो, आपका हार्मोन्स हो, ये सारी चीजें जितने भी वायरल क्वेश्चंस है वो अंत में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। पहले हम इसे सीखने वाली जो चीजें हैं उसे एकदम क्लियरली कर लेते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं कि मैं वो बात साबित करके दिखाऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा ये सारी चीजें, वीडियो को देखते देखते ही आप समझ जाओगे। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन समझते ही आपको पेप्टाइड बंध भी समझ में आ जाएगा, पेप्टाइड बंध क्या होता है। फिर इसी को समझते समझते प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, यानी एक ही चीज तैयार करोगे तो 3 चीजों पे काम हो जाएगा, प्रोटीन भी समझ आ जाएगा, पेप्टाइड बंध क्या होता है वो समझ आ जाएगा, और उसके साथ साथ प्राथमिक प्रोटीन की संरचना भी समझ आ जाएगी। जैसे कह रहा हूं समझते जाना। देखो, सबसे पहले क्या है कि प्रोटीन क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए मैंने लिखा है, लेकिन मैं सिखाने पे ज्यादा जोर दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, ठीक है, याद रखना। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है, ठीक है। अब अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है आपस में मिल करके क्या बनाता है, पेप्टाइड बंध बनाता है। और पेप्टाइड बंध पे अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यही पेप्टाइड बंध का समूह प्रोटीन कहलाता है। अब पहले पेप्टाइड बंध बना कैसे, एमिनो अम्ल क्या है पहले समझो। देखो, ये जो आपका ओइक एसिड दिख रहा है COOH, इसे ओइक एसिड कहता है, ठीक ना। इस ओइक एसिड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है इसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, ध्यान से समझना। और इस अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? एमीन, इसलिए इसे अल्फा एमीन कहा जाता है। समझ आए मेरी बातें? इसे क्या बोला जाता है? अल्फा एमिनो अम्ल। और जानवर कर रहे हो COOH ओइक एसिड होता है, एसिड यानी अम्ल, इसलिए पूरी संरचना को ही एमिनो अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे एक जगह R रहेगा। R का मतलब या तो CH3 लिखो या तो C2H5 लिखो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है इसे ही एमिनो अम्ल कहते हैं। अब ध्यान से समझो, यही अगर एमिनो अम्ल 2 एमिनो अम्ल आपस में रिएक्शन करे, ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे बता रहा हूँ। एक एमिनो अम्ल, ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने NH2, बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इजी समझा दूंगा आपको, आप खुद जज कर लेना। एक एमिनो अम्ल है, ठीक है, और एक एमिनो अम्ल और बना रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, ये आपका एक एमिनो अम्ल और बना दिया, ठीक है। अब ये जब 2 एमिनो अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ का OH, यहाँ का OH और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से केवल एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन और OH ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? OH और H मिलके पानी बना लेगा। क्या बना लेगा? पानी। तो चलिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये दोनों रिएक्ट किया, ठीक ना। रिएक्ट करने के बाद क्या बना लिया? पानी बना लिया। और पानी क्या हो गया? बाहर निकल के, माइनस कर दीजिए, बाहर निकल गया। अब आपके पास, ध्यान से समझिए, जब ये निकल जाता है, साइड हो जाता है, ध्यान से समझना, जब ये साइड हो जाता है तो आपके पास क्या बच्चा? देखिए NH2C, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, अभी देखना ना, खुश हो जाओगे। ये बना, फिर C, फिर O, और यहां से क्या हुआ? OH निकल गया है, ध्यान से समझना। अब यहां पे क्या है? N, 2 बार H था, एक H निकल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? CrHCO और OH, यही है। देख लो एक बार आराम से, ध्यान से देखो, इसको मैंने यहां उतारा, 2 बार हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा दिया, केवल एक बचा, और यहाँ पे OH हट गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इसके साथ जुड़ जाना। देखो, यहाँ पे NH बचा, केवल एक H तो जा चुका है, एक H जा चुका है, केवल एक H बचा, इसलिए क्या बचा? केवल NH बचा इस जगह पे, NH, और यहाँ से OH हट गया तो केवल C बचा। ये देखिए C चला गया, ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से पानी निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचा? केवल
NH बचा। इस जगह पे जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेप्टाइड बंध। अब बताइए, समझ आया? क्लियर हुआ? आपको क्या समझ आया? प्रोटीन क्लियर है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो का एक बहुलक होता है। ठीक है, प्रोटीन अल्फा एमिनो से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बंध। कैसे आपस में मिले, मिलने के बाद कैसे पेप्टाइड बंध बना है? क्लियर हुआ? पक्का ना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझो। अभी कितने बार जुड़ा है? एक बार। इसी तरह अगर एक और यहाँ पे एक इसी तरह मान लो, जैसे यहाँ पे जगह नहीं ऐसे बना रहा हूं, मान लो सपोज दैट दो लोग थे, कौन? एमिनो अम्ल, फिर एक एमिनो अम्ल, ये दोनों मिले, यहाँ पे क्या बना? पेप्टाइड बंध। अगर एक और ऐसा होता तो एक और बनता पेप्टाइड बॉन्ड, एक और ऐसा होता तो और बनता पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से जब एक श्रृंखला बनने लगती है, लंबी श्रृंखला, ठीक ना, कितने 1 2 3 4, एक और अगर बना दूं ऐसे करके, ठीक ना, अगर इस तरह से लंबी 5 श्रृंखलाएं, 5 या 5 से अधिक होने लगे तो समझ लेना यही श्रृंखला क्या कहलाती है? प्राथमिक प्रोटीन की संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक प्रोटीन की संरचना कहलाती है। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह से बनाया ना मैंने, फिर यहाँ पे क्या करिए, एक और ऐसे लीजिए, फिर यहाँ से OH हटा दीजिए, पानी निकल जाएगा। समझ आई मेरी बातें? ऐसे करते करते 5 बार ले जाओ, 4 से 5 बार ले जाओ, यही संरचना तुम्हारी क्या हो जाती है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हो जाती है। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर हुआ? अब आपको फार्मूला लिखने तो आ गया, एक एक करके कैसे लिखना है, इसकी परिभाषा देखो, वही जो मैंने अभी बताया वही चीज है, इसलिए परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एमिनो अम्ल के एक निश्चित क्रम, एमिनो अम्ल था उसका एक निश्चित क्रम था कि नहीं? और उस क्रम में क्या बन रहा था? पेप्टाइड बंध बन रहा था। वो क्रम किस हिसाब से जुड़ा हुआ था? एमिनो अम्ल जो जुड़ा हुआ था एक निश्चित क्रम में, वो किस बंध से जुड़ा हुआ है? ये देखिए, एक निश्चित क्रम में है, लेकिन वो बंध कौन सा था? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा हुआ था। और इस तरह की संरचना को प्राथमिक इस तरह की संरचना को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, याद रखना। किस तरह के पेप्टाइड बंध से? पेप्टाइड बंध से जुड़ा था, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला था। पॉली का मतलब होता है, पॉली कब बोलते हैं? जब 3 या 3 से अधिक होने लगता है। समझ आई मेरी बातें? 4 या 4 से अधिक। अब ध्यान से समझिए, द्वितीयक संरचना क्या है? बहुत सिंपल है, वही सेम चीज दोबारा लिखिए। एमिनो अम्ल है, ये भी एमिनो अम्ल भी है। अब आप कहेंगे यहाँ OH था, यहाँ OH था, वो हटा दिया आपने, ये आगे जुड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। यहाँ भी आगे जुड़ेगा ना, कई सारी श्रृंखला होगी ना एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो उसके लिए जगह छोड़ा गया है। और यहाँ पे क्या होता है, जब 2 एमिनो अम्ल बहुत ही पास होते हैं तो ये जो प्रबल ऋणात्मक है ऑक्सीजन और ये जो प्रबल धनात्मक है हाइड्रोजन, ध्यान से समझो, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है ये हट करके हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड क्रिएट कर लेता है और इसी बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ठीक है, अब द्वितीयक संरचना का परिभाषा पढ़ोगे तो सेम दिखेगा, बस थोड़ा चेंजेस है। देखो, जब पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है पता है? पेप्टाइड का मतलब समझ रहे हो ना? जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य, पेप्टाइड श्रृंखला कब बनेगा? जब यहाँ से OH जब हट रहा होगा, बताया ना, यहाँ भी जुड़ रहा है बहुत सारी चीजें, यहाँ से OH हट रहा है तो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा ना, पेप्टाइड बंध। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनने लगे, ठीक है, क्या बनने लगे? हाइड्रोजन बंध, तो इसमें एक विशेष तरह की आकृति बन जाती है, एक अल्फा हेलिक्स संरचना होती है और एक बीटा सीट संरचना होती है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वितीयक संरचना कहते हैं। जैसे यहाँ पे बना दिया, ये किसको बना देना और बगल में आप ऐसे करना, देखो जैसे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ऐसे करके छोड़ देना, ये द्वितीयक संरचना है। समझ आई मेरी बातें? आप बुक में भी देख सकते हो यहाँ पे, या तो आप इधर से भी ऐसे बना सकते हो। समझ आए मेरी बातें? लेकिन ज्यादातर इस तरह से, इतना सटीक तरीके से समझाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे, आप रटते रटते पागल हो गए होगे, लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले समझो, पहले भाषणबाजी जो लिखा हुआ है बाद में समझेंगे, ठीक है? हल्का सा पहले जो बता रहा हूं उसे समझो। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? पुरानी अगर अवधारणा देखो तो पुरानी परिभाषा यह है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जितने भी यौगिक होंगे वो सब हाइड्रोकार्बन, वो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कह रहा है पुरानी अवधारणा क्या है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन ये चीज गलत हो जाता है आगे जाकर के। आधुनिक परिभाषा में ये पता चलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी यौगिक मिलते हैं जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के तो है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ आई मेरी बातें? तो इससे नई परिभाषा ये निकल के आती है। यहां पे अगर आप देखो तो क्या लिखा है कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, एल्डिहाइड का कीटोन का मतलब क्या है, तो मजा कहां आएगा? नहीं आएगा ना। अब आएगा। देखो, सबसे पहले समझो कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है और एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड क्या होता है?
COH। ध्यान से समझना, एल्डिहाइड जो होता है COH, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह, ठीक है। CHO को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां पे खूब सारे कार्बन को लगा दो, लगा दो रे लगा दो, इस तरह से, ठीक ना। खूब सारे कार्बन को लगा दो। अब कार्बन में कह रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का अर्थ होता है OH, यानी खूब सारे OH वाला, खूब सारा OH वाले के साथ, खूब सारे OH वाले के साथ अगर एल्डिहाइड भी हो या फिर एल्डिहाइड ना हो तो कीटोन अगर हो तो उसे आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो। समझ आई मेरी बातें? जैसे खूब सारा मैंने अपने मन से कार्बन ले लिया, ठीक है। कितना ले लिया? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपने मन मर्जी से कहीं भी घुस तो OH डाल दिया, यहाँ H डाल दिया, H डाल दिया, OH डाल दिया, H डाल दिया, H डाल दिया, OH। खूब सारे OH है, और भी डाल सकते हो। तो खूब सारे OH को जब 3 या 3 से अधिक कोई चीज होने लगती है तो उसे बोलते हैं पॉली। अगर सेम चीज अगर 2 बार हो तो डाई, सेम चीज अगर 3 बार हो तो ट्राई, सेम चीज अगर 4 बार हो तो टेट्रा, 5 बार हो तो पेंटा। इस तरह से जब अधिक होने लगता है तो हेक्सा, हेप्टा बोलने से अच्छा है कि 3 से अधिक जब होने लगे तो क्या बोलते हैं? पॉली बोल लेते हैं, ठीक ना। तो OH 3 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी। अब पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड। तो बताओ अभी क्या है? अब डेफिनेशन समझ आने लगा? हो सकता है आपके पास ये ना हो सकता है कीटोन जुड़ा हो। कीटोन जब जुड़ा होगा ना तो वो यहाँ रहेगा और इधर H नहीं रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा, तो इस तरह से। समझ आ रही मेरी बातें? अब अपने मन मर्जी से कहीं घुसे तो वो H इस तरह से। समझ आई मेरी बातें? इस तरह खूब सारे OH है कि नहीं? तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है? ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? फील हुआ? मजा आया? अब कार्बोहाइड्रेट का ये एक उदाहरण लेता हूं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। अब इसी बहाने आपको डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज का संरचना बनाने भी सिखा दूंगा, ठीक है। इसी बहाने ग्लूकोज की संरचना बनाने में सीख जाओगे, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। एग्जाम में आएगा पक्का, तो आओ ध्यान से देखो। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण लिया है मैंने, ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज लिया है क्योंकि ग्लूकोज पर अलग से भी सवाल पूछा जाएगा। अगर ये अच्छे से समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज की संरचना भी अभी सीख जाओगे तुरंत, जस्ट। और डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, वो भी समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है दोस्तों, मजा आने वाला है। ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए याद रखना, पहला कार्बन और सबसे छठवां वाला कार्बन का तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले वाले कार्बन पे अब ये देख ही सकते हो, मत पूछना क्या है, पता है ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है, ठीक ना। क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है दोस्तों? एल्डिहाइड। कीटोन मत डाल देना, फ्रक्टोज में घुस जाओगे, ठीक ना। तो एल्डिहाइड है। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और छठवें वाले कार्बन पे H2OH, H2OH। इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद रखने के बाद ग्लूकोज का ट्रिक क्या होगा, ध्यान से समझो। बाकी में तो सब में सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। सब में OH हमेशा राइट साइड रखना। OH किधर रखना? राइट साइड। हर बार OH राइट साइड, बस तीसरे वाले कार्बन को छोड़ के। स्टार्ट करें। OH, H, तीसरे वाले में नहीं रखना OH, यहाँ H हो जाएगा, OH तब इधर हो जाएगा। तीसरे वाले कार्बन में हमेशा उल्टा रहेगा, OH इधर रहेगा। बाकी सब में राइट साइड, OH, H, OH, H। समझा? हो गया। ग्लूकोज की संरचना क्लियर हुआ? मजा आया? अब देखो ध्यान से समझना, ग्लूकोज हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? रूल यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसी में देखो, जगह तो है नहीं मेरे पास, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना भाई, किसे सरका दो फिर ऊपर आ जाए, ठीक ना। अब इसी को मिटा रहा हूं। देखो, अगर हमें इसे अल्फा डी ग्लूकोज बनाना हो, ग्लूकोज याद रखना, अलग से पूछा जाएगा सवाल है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बताइए, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करने का बच्चा, जैसे बता रहा हूं ध्यान से समझना। यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इसे हटाओ, यहाँ डाल दो OH, यहाँ से OH हटाओ, एक लाइन खींचो ऐसे, फिर ऑक्सीजन जाकर के सीधे यहाँ पे लिंक कर दो, हो गया। इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। मजा आया? क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक चीज मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। अगर ये वाला जो ऑक्सीजन है, पहला वाला, इसको यहाँ से हटा के इस तरफ अगर कर दो तो, समझ आया? तो अब ये बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बीटा डी ग्लूकोज। अब बताओ यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ आ गया तो अब चलो समझते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है। फिर अंत में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। अगर ये तीनों टॉपिक अगर तुम्हें बिना रटे समझ में आ जाए तो पक्का लाइक कर देना वीडियो को और प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है, इस वीडियो को। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बहुत ही ज्यादा इजी है, ध्यान से समझो। जो शर्कराएं होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, जो शर्कराएं होती हैं वो अगर छोटे अणुओं में विभाजित ना हो, ठीक ना, उनका जल अपघटन जब कराया जाए तो वो 2 या 2 से अधिक अणुओं में न टूटे, ज्यों का त्यों रहे, तो ऐसे शर्कराओं को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें, इनका जल अपघटन नहीं होता है। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से समझो, ये बात तो समझ में आ गया कि ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो क्या है, मोनोसैकेराइड होता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो, डाइसैकेराइड में अब ये तैयार हो गया ना, यहां से क्या है, वे शर्कराएं जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है। बस इतनी बातें याद ही रही हैं, इतनी बात याद रहेगी ना। अब यहाँ पे अपने आप डेफिनेशन बनता जाएगा। डाइसैकेराइड है तो बस उल्टा कर दो, वे शर्कराएं जिन, इसका डाइसैकेराइड यानी मतलब जल अपघटन हो रहा है, तो वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन हो, डाई का मतलब होता है 2, तो वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन हो करके 2 अणुओं में टूट जाए। देखो लिखा ना, जल अपघटन होकर के कितना, 2 अणुओं में टूट जाए या 2 अणु बना लेते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड के। जल अपघटन के दौरान वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन के दौरान 2 मोनोसैकेराइड अणुओं में टूट जाना, ये क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड। ठीक है, देखो ये क्या है तुम्हारा, मोनोसैकेराइड है कि नहीं, मोनोसैकेराइड है ना, कितने, 2, ठीक है। पॉली, पॉली का मतलब 3 या 3 से अधिक, तो यन लगा दिया, यन का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका जब जल अपघटन हुआ तो कितने हो गए, यही मोनोसैकेराइड अधिक मात्रा में टूट जाते हैं। तो अब इसका परिभाषा अपने से बना नहीं सकते कि वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन कराया जाए और वे मोनोसैकेराइड 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं तो उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्लियर हुआ? मजा आया? अब जो 3 क्वेश्चन बता रहा हूं वो 3 क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसे तुम तैयार करके देखो, अपने आप इजी तरीके से तैयार होता चला जाएगा। अब इसी के जस्ट बाद एक वीडियो मैं लाने वाला हूं, अब आप राय दो कमेंट में कि वो वीडियो लाऊं या ना लाऊं। मैं, अगर आप चाहोगे तो कम समय भी मुझे लगेगा, एडिटिंग अपलोडिंग में भी बहुत कम समय लगेगा। मैं एक दिमाग लगाया हूं, दिमाग ये लगाया हूं कि करीबन मैंने 20 से 30-25 क्वेश्चन जो मैंने छाटा था, ठीक ना, और मैंने ये दिमाग लगाया है कि ऑर्गेनिक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं क्या करूं, टेबल पे आऊं, बैठूं, उनको बस तुम देखो, सुनो, और मैं उसे तैयार भी कराऊं, ट्रिक भी बताऊं, लिखने का तरीका भी बताऊं, तुम्हें बस सुनना है, तुम्हें कुछ तैयार नहीं करना। और इस वीडियो से जब बाहर निकलोगे तो तुम्हें अनगिनत चीजें तैयार होंगी ट्रिक के दम पे। अगर चाहते हो तो कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी, चाहे वो 9 बज जाए रात, चाहे 9:30 बज जाए रात, मैं जरूर उस वीडियो को लाऊंगा।